अनफॉर्चुनेटली किसी के कत्ल का केस सुलझा लेने के बाद निक और ऑड्री खुद को बहुत बड़े डिटेक्टिव समझने लगे। फिर इन लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़ दी और एक डिटेक्टिव कंपनी खोल ली। लेकिन इन दोनों का लक कुछ ज्यादा ही खराब निकला। केस सॉल्व करने के बजाय ये केस को बिगाड़ देते थे। मूवी का नाम है मर्डर मिस्ट्री 2। फुल डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मूवी शुरू होती है और हम ऑड्री और निक को देखते हैं। ऑड्री कहती है कि हमारा काम अच्छा नहीं चल रहा, क्यों ना हम डिटेक्टिव मिलर की लिखी हुई किताब पढ़ें। लेकिन निक का मानना था कि उसके खुद से बेस्ट डिटेक्टिव दुनिया में कोई नहीं है। तभी उसके दोस्त महाराजा का फोन आता है। महाराजा कहता है कि मेरी शादी है मेरे भाई, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरी शादी में आओ। शादी पेरिस के पास मेरे प्राइवेट आइलैंड में होगी और वहाँ पर आने जाने और रहने का सारा खर्चा मेरा। फिर निक अपनी वाइफ को कहता है कि मुझे भी छुट्टियों की जरूरत है, तो हम चलते हैं वहाँ, हमारा माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। फिर महाराजा के ही प्राइवेट हेलीकॉप्टर में सवार होकर वे उसके खूबसूरत आइलैंड में पहुंच जाते हैं। ये आइलैंड बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। ये जगह एकदम जन्नत जैसी थी। महाराजा ने अपने राजहंसों को भी डायपर्स पहना रखे थे ताकि वे इस जगह को गंदी ना कर सकें। फिर उनका स्वागत करने के लिए महाराजा अपनी होने वाली वाइफ क्लाउडेट के साथ वहाँ आता है। गले मिलने का झांसा देकर निक क्लाउडेट की 6-7 किसेस ले लेता है और ये है कर्नल। ये महाराजा के पर्सनल बॉडीगार्ड हैं। महाराजा की जान बचाते समय एक बार इनके हाथ में गोली लग गई थी और उनका हाथ काटना पड़ा। अब इनका खाना और धोना एक ही हाथ से होने लगा। फिर महाराजा ने एक नया बॉडीगार्ड भी रख लिया। यहाँ शादी का सारा बंदोबस्त इंडियन स्टाइल में किया गया था। फिर उन दोनों को उनके रूम में भेज दिया जाता है जो बहुत ही खूबसूरत था। उस रूम में सनरूफ भी थी। महाराजा ने उन दोनों के लिए वहाँ पर आईफोन्स, डायमंड रिंग और महंगे वाले शूज भी गिफ्ट के तौर पर रखे हुए थे। उनके खाने के लिए दुनिया का सबसे बेस्ट चीज भी वहीं टेबल पर रखा हुआ था जो निक को बहुत पसंद आता है। उस रूम में एक महाराजा स्टाइल बेड भी मौजूद था जिसके ऊपर वे दोनों खूब मजा करने वाले थे। शादी में पहनने के लिए कपड़ों का बंदोबस्त भी महाराजा की तरफ से ही किया गया था। फिर वे दोनों तैयार होकर नाइट पार्टी ज्वाइन करते हैं। देखने पर लग रहा था कि काफी खर्चा किया गया है। फिर यहाँ एंट्री होती है मनी हीस्ट के महाठरकी इंसान की, जो इस मूवी में भी ठरकी ही था। इसका नाम फ्रांसिस्को है। ये पहले फुटबॉल प्लेयर हुआ करता था, लेकिन महाराजा के पिता ने खुश होकर इसको अपनी कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चेयरमैन बना दिया। यहाँ ये निक की वाइफ को पटाने के चक्कर में था। ये है काउंटेस सेकू। पहले महाराजा की शादी इसके साथ होने वाली थी, लेकिन नहीं हो पाई। इसकी चमची हमेशा इसके साथ ही रहती थी। ये ऑड्री की बेइज्जती कर देती है क्योंकि उसने खाना प्लेट में कुछ ज्यादा ही भर लिया था। फिर वो शर्मा के आधी प्लेट को गमले में ही खाली कर देती है और ऐसा करते हुए उसे महाराजा की बहन सायरा देख लेती है। वो ऑड्री को मेहंदी लगवाने के लिए कहती है और उन दोनों की दोस्ती भी हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ इंडियन स्टाइल में नाच गाना होता है। जब अंग्रेज लोग इंडियन कपड़े पहनकर पंजाबी गाने पर ठुमके लगा रहे थे तो माँ कसम बहुत ही मनहूस लग रहे थे। तभी वहाँ पर हाथी पर बैठकर महाराजा की एंट्री होती है। हाथी के साथ आया महावत वहीं साइड में चला जाता है और ऑड्री उसको देख लेती है। तभी महाराजा हाथी से नीचे गिरते हैं और पता चलता है कि किसी ने उनकी पीठ में खंजर खोप दिया है। चेहरा देखने पर पता चलता है कि ये महाराजा नहीं बल्कि उसका नया बॉडीगार्ड था। फिर निक भागकर बाहर जाता है ये देखने के लिए कि महाराजा कहाँ है। ऑड्री अंदर ही देखती है कि महावत ने भी अपने कपड़े निकालकर उनमें आग लगा दी थी। जब निक को महाराजा की आवाज आती है तो वो देखता है कि कोई उसे किडनैप करके ले जा रहा है। अंदर सायरा और वो ठरकी आपस में झगड़ने लगते हैं। ठरकी कहता है कि अब हमारे शेयर्स की वाट लग जाएगी, लेकिन सायरा कहती है कि तुम्हें मेरे भाई की कोई चिंता नहीं। तभी निक आकर बताता है कि महाराजा को किसी ने किडनैप कर लिया है। जिसने उसे किडनैप किया है वो सिर्फ एक आदमी था। इसका मतलब उसका पार्टनर अभी भी हमारे बीच मौजूद है, क्योंकि जब वो महाराजा को ले जा रहा था उस समय उसका पार्टनर हाथी के साथ यहीं पर था। फिर ऑड्री कहती है कि मुझे लगता है इस खून में तुम में से ही किसी का हाथ है। फिर वे सब एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने लगते हैं। निक कहता है कि ध्यान से सुनो, इस केस को सोल्व करने की हमारी कीमत $25 मिलियन होगी, वो भी फैमिली डिस्काउंट करने के बाद, जिसको सब लोग मजाक में ले लेते हैं। फिर रूम में आकर निक दरवाजे को अच्छे से बंद कर देता है क्योंकि उसे शक था कि कातिल इन दोनों को मारने के लिए जरूर आएगा। फिर निक वहाँ पर पड़ा चीज खाने लगता है, लेकिन जो चाकू यहाँ पर पहले पड़ा था वो अब गायब हो चुका था। ऑड्री बताती है कि मुझे पूरा विश्वास है जो हाथी के साथ अंदर आया था वही कातिल है। उसने अपने कपड़े भी जलाने की कोशिश की थी और वो इन लोगों में से ही एक है। तभी दरवाजा नॉक होता है और इन दोनों की फटकर हाथ में आ जाती है। फ्रांसिस्को कहता है कि मैं हूँ, दरवाजा खोलो, मुझे कुछ बताना है। वो कहता है कि सब लोग ऐसा सोचते हैं कि क्लाउडेट पैसों की भूखी है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग महाराजा को कुछ भी हो जाता है तो क्लाउडेट को कुछ भी नहीं मिलेगा। तभी वहाँ पर फिर से दरवाजा नॉक होता है। ऑड्री फ्रांसिस्को को छिपाने लगती
लगती है और वो ठरकी उसे भी अंदर खींचने लगता है। अब वहाँ क्लाउडेट आती है। क्लाउडेट अपना शक फ्रांसिस्को के ऊपर जाहिर करती है। तभी वहाँ पर फिर से दरवाजा नॉक होता है। अब की बार वहाँ पर सायरा आई थी। वो कहती है कि मुझे शुरू से ही क्लाउडेट के ऊपर शक था, वो लड़की एक नंबर की चालाक है। तभी फिर से दरवाजा नॉक होता है और निक कहता है कि सबको लग रहा है यहाँ लंगर बट रहा है, इसीलिए मुंह उठाकर सभी यहाँ पर आ रहे हैं। अब की बार वहाँ ब्लैक ब्यूटी आई थी। वो कहती है कि मुझे फ्रांसिस्को पर शक है, उसके ऊपर 100 से ज्यादा केसेस हैं नाजायज बाप होने के, उनके ऊपर ही लुटाने के लिए वो पैसे भी चोरी करता है। ये सुनकर फ्रांसिस्को को गुस्सा आ जाता है और वो बाहर आ जाता है। वो कहता है कि माना मेरा हर देश में एक बच्चा है, लेकिन मैं पैसे की चोरी नहीं करता। अब एक एक करके सभी सामने आ जाते हैं। अब वहाँ पर कर्नल भी आ जाता है, लेकिन तभी क्लाउडेट के फोन पर एक मैसेज आता है। उसमें किडनैपर बताता है कि हम सुबह 7 बजे अपनी डिमांड बताएंगे, तो पुलिस को इसमें इन्वॉल्व मत करना। निक कहता है कि सुबह तक कोई भी यहाँ से नहीं हिलेगा, क्योंकि तुम सब में से ही एक कातिल है। और इतना कहते ही निक और उसकी वाइफ दोनों बेहोश हो जाते हैं। जब सुबह उनको होश आता है तो वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। फिर वे बाहर आइलैंड पर जाकर देखते हैं तो वहाँ दुनिया के सबसे बेस्ट डिटेक्टिव मिलर की एंट्री होती है, जिनकी किताब अक्सर ये दोनों पढ़ा करते थे। मिलर यहाँ पर सबको जानता था। निक और उसकी वाइफ कहते हैं कि हमें आपकी हेल्प करने में खुशी मिलेगी। मिलर कहता है मैं तुम दोनों को जानता हूँ, केस को बिगाड़ने में तुम लोग माहिर हो। मुझे तो लगता है कि अपना करियर चमकाने के चक्कर में तुम लोगों ने ही महाराजा को किडनैप किया है, इसलिए दूर रहो मेरे केस से और मुझे अपना काम करने दो। फिर निक अपनी वाइफ को कहता है देखो हमें फ्री के आईफोन मिल गए हैं, अब हमें अपने घर जाना चाहिए। तभी वहाँ पर कर्नल आकर कहता है निक किडनैपर को तुमसे बात करनी है। जब किडनैपर का फोन आता है तो निक कहता है किडनैपर मेरे भाई तुम्हारा निशाना तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुम्हें मुझसे ट्रेनिंग लेनी चाहिए। किडनैपर कहता है कि मुझे $50 मिलियन चाहिए अगर महाराजा को जिंदा देखना चाहते हो तो। फिर कॉल ट्रेस करने के चक्कर में निक उससे आलतू फालतू बातें करना शुरू कर देता है और किडनैपर उससे तंग आकर अपनी कीमत बढ़ाकर $70 मिलियन कर देता है। फिर किडनैपर पैसे लेकर आईफिल टावर के पास आने के लिए कहता है। फ्रांसिस्को कहता है कि एक जान के बदले $70 मिलियन बहुत ज्यादा है, ये तो मनी वेस्ट है। फिर वे पेरिस पहुंच जाते हैं। मिलर उन दोनों के फ्री वाले आईफोन लेकर उनको डिस्ट्रॉय कर देता है और उन्हें वो फोन देता है जिसके ऊपर किडनैपर उन्हें कांटेक्ट करने वाला था। फिर मिलर ऑड्री को एक गन भी देता है। निक कहता है कि पक्का निशानची तो मैं हूँ, इसे तो निशाना लगाना ही नहीं आता। मिलर कहता है किसी भी हालत में उनके साथ मत जाना। फिर वे दोनों पेरिस की गलियों में $70 मिलियन अपने हाथ में लिए घूम रहे थे। मिलर उन्हें अपनी कार में से बैठकर देख रहा था और बाकी के नमूने भी घर बैठे उन दोनों को देख रहे थे। तभी उनके पास किडनैपर का फोन आता है। वे उन्हें पास खड़ी वैन में बुलाते हैं। जब वे दोनों वहां पर जाते हैं तो किडनैपर उन दोनों को वैन के अंदर बैठने के लिए कहते हैं। निक कहता है कि महाराजा को बाहर फेंक और मैं पैसे अंदर फेंकता हूँ। किडनैपर कहता है अगर बकवास की तो पहले तुम दोनों को शूट करूंगा, चुपचाप अंदर बैठो। फिर वे दोनों डर के मारे वैन के अंदर बैठ जाते हैं। फिर निक अपनी पॉकेट से हैंकी पिंकी पोंकी वाली हथकड़ियां निकालता है और बैग को खुद के साथ बांध लेता है। फिर किडनैपर अपने साथी को कहता है हाथ काट साले का। निक कहता है नहीं रुको रुको, मुझे पता है चाबी कहाँ है, मैं अभी खोलता हूँ। फिर वो धीरे से कहता है गन निकाल पागल औरत, बचा अपनी जान। ऑड्री डराने के लिए हवा में फायर करती है, लेकिन वो एक किडनैपर को लग जाता है। फिर वो कुल्हाड़ी उठाकर दूसरे किडनैपर को डराती है और वो कुल्हाड़ी ड्राइवर के सिर में लग जाती है। निक कहता है कि तुम तो सीरियल किलर बनने के काफी करीब हो। फिर ड्राइवर मरता मरता रेस दबा देता है और वो वैन भागने लगती है। वैन में काफी देर तक निक की तीसरे किडनैपर के साथ मारपीट होती है और बड़ी मेहनत और मुशक्कत के बाद वो भी मर जाता है। फिर वो वैन जाकर रेस्टोरेंट में घुस जाती है। वे दोनों बाहर निकलकर देखते हैं कि टीवी में न्यूज चल रही थी। निक और ऑड्री नाम के कपल ने एक खून किया है और महाराजा को किडनैप भी किया है। निक कहता है कि ये चाकू तो मैंने चीज काटने के लिए लिया था, जो बाद में गायब हो गया था। तभी वहाँ पर मिलर आ जाता है। वो कहता है कि ये सूटकेस मुझे दे दो, अब वे किडनैपर तुम्हें तंग नहीं करेंगे, मेरे पास आएंगे और बाद में बहुत पछताएंगे। हम शाम को 7 बजे टापू पर मिलेंगे। उसके जाने के बाद ऑड्री कहती है कि अगर यही किडनैपर हुआ तो, और अब तो ये $70 मिलियन भी ले गया है। तभी मिलर की कार में भी विस्फोट हो जाता है। फिर वहाँ एक किडनैपर आता है और मिलर की कार में से सूटकेस निकाल लेता है, लेकिन तभी कोई आके किडनैपर को ट्रक से हिट करता है और सूटकेस को अपने साथ ले जाता है। फिर निक और उसकी वाइफ टीवी में एक इंस्पेक्टर को देखती है और वे उसके पास पहुंच जाते हैं। वो ओपेरा हाउस में एक ड्रामा देख रहा था। वे दोनों उससे हेल्प मांगने जाते हैं और वो उस गाड़ी की नंबर प्लेट ट्रेस करके उन्हें उस गाड़ी का एड्रेस भी दे देता है। ये उनका पुराना दोस्त हुआ करता था। फिर निक उसके हाथ बांध देता है ताकि कोई
उनके ऊपर शक ना करे। फिर वे उसकी गाड़ी की चाबी लेते हैं और उसकी शानदार रेसिंग कार को लेकर किडनैपर्स के अड्डे पर पहुंच जाते हैं। वो घर काफी बड़ा था और वे अंदर घुसने का प्लान बना ही रहे थे कि पीछे से काउंटेस सेकू अपनी चमची के साथ आ जाती है। वो अंदर ले जाकर दोनों को बांध देते हैं। फिर उन दोनों को पता चलता है कि महाराजा को किडनैप और वो खून इन दोनों ने नहीं किया है। ये तो बस $70 मिलियन को देखकर लालची हो गई थी और उसे ही पाने के लिए इनका मन डोल गया था। ये पैसे की इतनी लालची थी कि दोनों एक दूसरे को मार देती हैं। तभी एक लैंप नीचे गिर जाता है और वहाँ आग लग जाती है। फिर निक अपने हाथ खोलने में कामयाब हो जाता है और पैसों वाला सूटकेस लेकर अपनी वाइफ के साथ वहाँ से बाहर कूद जाता है। अब उनकी ये इलेक्ट्रिक कार भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। फिर उनकी नजर सामने खड़ी एक लैम्बोर्गिनी पर पड़ती है और वे दोनों उसे चुराकर वहाँ से निकल जाते हैं। अब ये मामला इंटरपोल के हाथ में आ गया था। वे सायरा, क्लाउडेट, फ्रांसिस्को और कर्नल को अपने पास बुला लेते हैं ताकि उनसे पूछताछ कर सके। वो इंस्पेक्टर भी यहीं पर मौजूद था। फिर निक का फोन आता है और कहता है कि किडनैपर को कहो आईफिल टावर में बने होटल में आकर मिले, हम वहीं जा रहे हैं। और हाँ इंस्पेक्टर, हम तुम्हारी खटारा को वहीं पर छोड़ाए हैं और तुम्हारे लिए एक लैम्बोर्गिनी लेकर आए हैं। वे सब आईफिल टावर में बने होटल में पहुंच जाते हैं और उन दोनों का वेट करने लगते हैं। तभी लैला मजनू की जोड़ी वहां पर आ जाती है और आकर उन सभी से सवाल जवाब करने शुरू कर देती है। उनको पता था कि कातिल इन चारों में से ही एक है। तभी वहां पर महाराजा की एंट्री होती है। वो बताता है कि पैसों वाला बैग लिफ्ट में डालकर टॉप फ्लोर पर भेज दो, वरना 1 मिनट के अंदर ये बम विस्फोट कर जाएगा। निक कहता है कि किडनैपर ऊपर है और बिना पैसे लिए वो कभी भी खुद की जान को खतरे में नहीं डालेगा। मुझ पर भरोसा रखो, ये बम विस्फोट नहीं होगा। टाइम पूरा होने के बाद बॉम्ब डिफ्यूज हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर मिलर की एंट्री होती है। पूछने पर वो बताता है कि मेरी कार बम प्रूफ थी, मुझे कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन मेरा प्लान जरूर चौपट हो गया था। वो बम को फिर से चालू कर देता है। वो पैसों का बैग लेकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन ऑड्री उसके साथ ऊपर चली जाती है। फिर निक उसको बचाने के लिए जाता है। वहाँ पर बचे हुए लोग महाराजा का बॉम्ब डिफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। निक ऊपर जाकर मिलर के गुंडों को पीटने लगता है और अनफॉर्चुनेटली उनको ठिकाने लगा देता है। फिर वो अपने दोनों हाथों में गन लेकर मिलर के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चला देता है, लेकिन इस पक्के निशान से कि एक भी गोली मिलर को नहीं लगती। अनफॉर्चुनेटली एक गोली के कारण बम डिफ्यूज जरूर हो जाता है। निक कहता है, देखा तुमने, एक भी गोली तुम्हें नहीं लगी और बम भी डिफ्यूज हो गया। फिर निक और मिलर की हाथापाई में नोटों का बैग खुल जाता है और सारे नोट हवा में उड़ जाते हैं। गुस्से में आकर मिलर अपने आदमी को ऑर्डर देता है कि होटल में मौजूद सभी लोगों को खत्म कर दो, लेकिन ऑड्री के हाथ गन लग जाती है और वो मिलर को शूट करती है, लेकिन उसका भी निशाना बहुत बढ़िया था। गोली मिलर की बजाय निक को ही लगती है। फिर निक मिलर को रस्सी से बांधकर नीचे फेंक देता है और रस्सी टूट जाती है और वो सीधा जाकर हेलीकॉप्टर में लगता है। हेलीकॉप्टर अनबैलेंस्ड हो जाता है और दूर कहीं जाकर फट जाता है। फिर सभी लोग खुशी मनाते हैं क्योंकि महाराजा बच गए थे, लेकिन केस अभी भी सोल्व नहीं हुआ था। ऑड्री कहती है कि उस दिन मैंने जो महावत का सूट देखा था जिसमें आग लगी हुई थी, दरअसल वो सूट सायरा ने पहना हुआ था क्योंकि उसके ऊपर मेहंदी लगी हुई थी और वो मेहंदी इसने मेरे ही सामने लगवाई थी। फिर वो उसका हाथ दिखाती है और कहती है सूखने से पहले ही ये सूट के कारण खराब हो गई। सायरा कहती है कि मेरे पेरेंट्स ने एक बात तो बिल्कुल सही कही थी, अगर कोई काम ढंग से करना है तो खुद ही करना चाहिए। फिर वो सिक्योरिटी गार्ड की गन लेकर महाराजा के ऊपर गोली चला देती है और वो टुंडा कर्नल उछलकर बीच में आ जाता है और उसके दूसरे हाथ पर गोली लग जाती है। अब ये बेचारा खाएगा कैसे और धोएगा कैसे। फिर क्लाउडेट सायरा के कान पट्टी पे पैसों वाला बैग देती है और कहती है कि मेरे मर्द से पंगा नहीं। फिर महाराजा कर्नल को कहता है, इस बार मैं तुम्हारे 2.5 किलो के रोबोटिक हाथ लगवाऊंगा। फिर महाराजा निक और उसकी वाइफ को थैंक यू कहकर वहां से चला जाता है और ये दोनों भी अपने घर पर जाने के लिए बेताब हो रहे थे। अगले दिन निक और ऑड्री के पास महाराजा का पायलट आता है और उन्हें डायनासोर की खाल से बना हुआ 3 मिलियन का बैग देता है जिसमें $10 मिलियन थे और कहता है कि मेरा हेलीकॉप्टर भी ले जाओ, पैसे भी ले जाओ और ये आईफोन भी ले जाओ और खूब मजे करो। फिर वे दोनों महाराजा का पर्सनल हेलीकॉप्टर लेकर चिल मारने जाते हैं और कहते हैं कि लाइफ हो तो ऐसी। लेकिन पायलट उन दोनों को गन दिखाकर वो पैसों वाला बैग लेकर नीचे कूद जाता है और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और मजेदार वीडियोस आपके पास पहुंचती रहें। हम मिलेंगे नए दिन नई मूवी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।